मूवी के स्टार्ट होते ही हमें कुछ साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ वर्कर्स एक माइन में काम कर रहे होते हैं। उन पर नजर रखने के लिए एक डॉक्टर भी वहाँ पर होता है, जिसे एक आदमी बताता है कि काम के दौरान वर्कर्स को यहाँ पर कुछ रेडिएशंस यानी शुआएं महसूस हुई और उन्हें लगा कि शायद यहाँ पर यूरेनियम है और वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने बड़ी मशीनरी यहाँ पर मंगवा ली और काम शुरू कर दिया कि देखते ही देखते काम के दौरान वो जमीन अंदर घुसने लगती है, यानी एक फायर में जाने लगती है। तो डॉक्टर अपनी टीम को लेकर उस केव के अंदर जाते हैं, यानी जमीन के नीचे। तो वहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़े जानवर का स्केलेटन मिलता है, यानी खांचा। जब डॉक्टर उस पर गौर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई स्केलेटन नहीं है, बल्कि वाकई में एक बहुत बड़ा जानवर है जो यहाँ पर सो रहा था और रोशनी पड़ने पर ये जिंदा हो गया था। और फिर हमें ये दिखाया गया कि वो जानवर केव से निकलकर समंदर की तरफ चला गया था। दूसरी तरफ जापान में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा था कि जिस जगह से वो जानवर निकला था वहाँ से अर्थक्वेक होता यहाँ तक आ रहा है। उसका उस जगह पर एक प्लांट होता है। वो कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो अपना प्लांट खत्म करना पड़ेगा। तभी उसकी वाइफ आती है और वो अपनी वाइफ और अपने बेटे फोर्ड को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि जो अर्थक्वेक के झटके आ रहे हैं ये मुझे कोई अच्छी बात नहीं लग रही, तो तब तक तुम मेरे प्लांट के पास मेरे कुछ टीम के साथ रहोगी। फिर हमें वही साइंटिस्ट एक लैब में दिखाया जाता है जो कि पता लगा रहा था कि असल में ये अर्थक्वेक के झटके आ कहाँ से रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो वो कहता है कि सब मशीनरीज ऑफ कर दी जाए क्योंकि हम नहीं जानते कि ये झटके किस चीज के हैं और कहीं ये हमें नुकसान न पहुंचा दे। इसी के साथ वहाँ पर फिर से अर्थक्वेक आने लगता है और साइंटिस्ट की वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है। वो वहाँ से भागने लगती है और चैम्बर में ब्लास्ट होने की वजह से एक पॉइजनस गैस यानी जहरीली गैस उसकी तरफ बढ़ने लगती है। साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और गैस पूरी तरह से उस कैबिन में फैलने लगी थी। तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि दरवाजा बंद कर दो इससे पहले कि ये गैस यहाँ तक पहुँच जाए। और ना चाहते हुए भी साइंटिस्ट को वो दरवाजा बंद करना पड़ता है और इसके बाद वो काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ अंदर रह गई थी। वो उससे कहती है कि हमारे बेटे फोर्ड का ध्यान रखना, और इसी के साथ रेडिएशन की वजह से वो पूरा का पूरा प्लांट तबाह हो जाता है। फोर्ड भी ये सब कुछ अपने स्कूल से देख रहा था। अब हमें 15 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। फोर्ड अब एक फौजी बन चुका था और कुछ मंथ की ट्रेनिंग के बाद वो अपने घर वापस आया था। वो अब मैरिड था। उसकी वाइफ को कॉल आती है कि फोर्ड के डैड को पुलिस ने पकड़ लिया है। फोर्ड अपने डैड से नफरत किया करता था क्योंकि वो समझता था कि उसकी मदर की डेथ उनकी वजह से हुई, लेकिन अपनी वाइफ के कहने पर वो उन्हें मिलने चला जाता है और जाकर अपने फादर को पुलिस से छुड़वा लेता है। फिर वो दोनों घर आते हैं तो उसका फादर उसे कहता है कि बेटा वो एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि उसके पीछे कुछ रेडिएशंस थी और सेम चीज हम अभी भी फील कर रहे हैं फिर से। और वो अभी भी इसलिए अरेस्ट हुआ था क्योंकि वो उस जगह पर गया था जहाँ पर पुलिस ने जाने से मना किया था। वो बताता है कि मेरे दोस्त ने भी वॉइस फ्रीक्वेंसी नोट की है, यानी वहाँ पर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, तो मुझे वहाँ पर जाकर देखना होगा और ये साबित करना होगा कि उस रोज प्लांट पर जो ब्लास्ट हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। तो फिर फोर्ड अपने फादर के साथ वहाँ पर जाता है। अब वो लोग नोट करते हैं कि वहाँ पर कोई जहरीली गैस या रेडिएशन नहीं थी। वहाँ पर पुलिस फिर से आ जाती है और उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और वहाँ पर वही डॉक्टर जो मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था वो भी होता है। वो सब साइंटिस्ट से पूछते हैं कि आखिर तुम बार बार उस जगह पर क्यों जाते हो, तो वो सब कुछ बताने लगता है जो वो करना चाहता था। डॉक्टर ये सुनकर बहुत हैरान होता है क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो उसे भी नहीं पता थी। वो वहाँ पर एक बहुत बड़ी पत्थर जैसी चीज पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अचानक वो पत्थर हिलने लगता है तो वो लोग उस पर मिशीन फेंकते हैं यानी इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं। वो पत्थर टूट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर आता है। वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था और लोगों पर बिजली जैसी कोई चीज फेंक रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जानवर खुद को गैस से आजाद करवाकर प्लांट से बाहर आ जाता है, वहाँ से उड़ जाता है। अगले दिन कैप्टन आते हैं और डॉक्टर को अपने साथ जाने का कहते हैं। डॉक्टर अपने साथ साइंटिस्ट और फोर्ड को भी ले लेता है, लेकिन इस वाकये में साइंटिस्ट काफी जख्मी हो चुका था। वहाँ पर जाकर उनका हेड उन्हें बताता है कि ये क्रिएचर कोई आम क्रिएचर नहीं। जब जमीन की रेडिएशंस कम होती गई तो ये समंदर की गहराइयों में चला गया ताकि ये वहाँ से अपनी एनर्जी ले सके। वो बताते हैं कि हमारी कंपनी को भी उसे ढूंढने के लिए बनाया गया था। वो आज तक नहीं मरा और उसका नाम गॉडजिला था और ये वही जानवर था जिसे लोग अर्थक्वेक समझ रहे थे। और वो चलता यहाँ जापान के एक प्लांट में आ गया क्योंकि उसे कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ से वो बहुत सारी एनर्जी एक साथ ले पाता। इसी के साथ हमें दिखाते हैं कि साइंटिस्ट की वहाँ पर डेथ हो जाती है और वो सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं कि आज तो ये मरे हैं, कल को कोई और भी मर सकता है। अचानक वहाँ पर हेड को कॉल आती है कि एक समंदर से अजीबोगरीब रेडिएशंस आ रही हैं और उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर वहीं पर मौजूद है और वो वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब खा रहा था क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए थी। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें वहाँ पर किसी और चीज के भी सिग्नल्स मिल रहे थे। वहाँ पर कुछ लोग भेजे गए थे जो देखते हैं कि समंदर से एक बहुत बड़ा जानवर बाहर आ रहा है। वो दरअसल वही खतरनाक क्रिएचर था जो कि अब शहर में आ चुका और सब लोग उससे बहुत ज्यादा डर रहे थे। और उसी के साथ हमें गॉडजिला दिखाया जाता है जो कि गुस्से से चिल्ला रहा था। अगले दिन टीवी पर न्यूज आती है कि वो क्रिएचर गॉडजिला से बचकर भाग गया। अब वो खतरनाक क्रिएचर समंदर में जाकर और भी जानवरों को अपने साथ मिला रहा। डॉक्टर की टीम मेंबर कहती है कि बहुत टाइम पहले हमें 2 अंडे मिले थे। एक अंडे में से एक जानवर निकलकर जापान के उसी प्लांट पर चला गया था और हम नहीं जानते कि दूसरे अंडे का क्या हुआ। उसी जगह पर सेफली रखवा दिया गया था। जब कुछ लोगों को वहाँ पर देखने के लिए भेजा जाता है तो वो लोग देखते हैं कि अंडे में से वो जानवर निकलकर कहीं जा चुका है। पता चलता है कि ये दूसरा अंडा उसी खतरनाक क्रिएचर का था और वो उसमें से निकलकर किसी और शहर में जाकर तबाहियां मचा रहा था। इन दोनों को पुलिस ढूंढने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर टीवी पर दूसरे क्रिएचर की फुटेज देख रहे होते हैं। वहाँ पर वो नोट करते हैं कि इस क्रिएचर के तो पैर ही नहीं है जैसे पहले क्रिएचर के थे। रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि ये फीमेल है और पहला क्रिएचर मेल था। अब क्योंकि फोर्ड भी एक फौजी था तो उसे आर्मी के साथ हर जगह भेज
दिया जाता है कि वो उन क्रिएचर्स को रोक सके। दूसरी तरफ हमें कैप्टन बताता है कि वो क्रिएचर्स बहुत तबाही कर रहे हैं, तो हेड उनसे कहता है कि हमें इन्हें एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब से उड़ाना पड़ेगा। तो कैप्टन कहता है कि इससे तो उन्हें फायदा होगा क्योंकि उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए और इससे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो हेड कहता है कि हम इसके सिवा कर भी क्या सकते हैं, रिस्क तो लेना होगा। वो दोनों क्रिएचर्स अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए यानी रेडिएशंस को खुद में फिल करने के लिए एक समुद्र में जा रहे थे क्योंकि समुद्र की गहराई से उन्हें बहुत सारी रेडिएशंस मिली और गॉडजिला दूसरी तरफ उन्हें मारने के लिए आ रहा था। तो ये सब लोग भी उसी समुद्र की तरफ बढ़ते हैं और वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी अपने साथ रख लेते हैं। फोर्ड भी इन पर नजर रखे हुए था। वो बॉम्ब उन्होंने एक बोट पर रखा हुआ था। मेल क्रिएचर आकर उस बोट पर अटैक कर देता है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब उठाकर वहाँ से चला जाता है। अब वो दोनों क्रिएचर्स उस बॉम्ब को लेकर वहाँ से दूर चले गए थे क्योंकि उन्हें वो चीज मिल गई थी जिससे उन्हें बहुत सारी एनर्जी मिलने वाली थी। आर्मी का और हेड का ये प्लान अब पूरी तरह जाया हो चुका था। वो लोग सोचते हैं कि हमसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो शायद गॉडजिला हम सबकी जान बचा ले। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर्स शहर में बहुत तबाही मचा रहे थे, लेकिन लकीली गॉडजिला भी वहाँ पर आ जाता है और आर्मी भी वहीं पर थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला इस क्रिएचर के सामने आ जाता है और ये लोग लड़ने लगते हैं। ये बहुत ही बड़े थे और लड़ते लड़ते बहुत चीजें डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर अभी सिर्फ मेल क्रिएचर ही मौजूद था, तो गॉडजिला उससे आसानी से लड़ पा रहा था और उसे मारने ही वाला होता है कि पीछे से फीमेल क्रिएचर आकर उस पर अटैक कर देती है और अब गॉडजिला इन दोनों से अकेला लड़ रहा था। यहाँ पर गॉडजिला के लिए उन दोनों को मारना काफी मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आर्मी को अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे एक घोंसले में बहुत से अंडे मिलते हैं जो कि फीमेल क्रिएचर ने दिए थे और गॉडजिला के लिए उनको हराना काफी मुश्किल हो जाता। आर्मी वहाँ पर एक बॉम्ब पर टाइमर लगाकर बाहर आ जाती है और जल्द ही वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सब के सब अंडे उसमें हट जाते हैं। जब मेल और फीमेल दोनों क्रिएचर ये देखते हैं तो उन्हें अपने अंडों की फिक्र होने लगती है और वो दोनों गॉडजिला को छोड़कर उस तरफ भागते हैं। अब उस धमाके से गॉडजिला को ये फायदा हुआ कि उस धमाके की रेडिएशंस गॉडजिला में एनर्जी की तरह जाने लगी और उसने वही एनर्जी यूज कर अपने मुंह से उन दोनों क्रिएचर्स पर फेंकी और अब गॉडजिला काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था और वो दोनों क्रिएचर्स से पूरी ताकत से लड़ रहा था। और यहाँ पर गॉडजिला मेल क्रिएचर को मार देता है, तो ये देखते हुए फीमेल क्रिएचर को काफी गुस्सा आता है और उसे इस बात का भी गुस्सा था कि आदमी ने उसके अंडों को मार दिया। तो वो फोर्ड की तरफ बढ़ती है, लेकिन गॉडजिला उसे पीछे से आकर पकड़ता है और उसका मुंह खोलकर अपने मुंह से सारी की सारी रेडिएशंस उसके अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत पेन होने लगती है और वो मर जाती है। फोर्ड भी यहाँ पर काफी जख्मी हो चुका था, लेकिन आर्मी उसे ठीक करने के लिए वहाँ से ले जाती। अगले दिन हमें गॉडजिला दिखाया जाता है। लोग समझ रहे थे कि वो मर चुका है, लेकिन वो थक चुका था और अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था कि अचानक वो उठता है और वापस समुद्र में जाने के लिए चलने लगता है। वो इनफैक्ट यहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने आया था। उसकी दुश्मनी तो बस उन खतरनाक क्रिएचर्स से थी और अब जैसा कि उसने उनको मार दिया तो वो वापस समुद्र में चला जाता है और अब दिखाया जाता है कि फोर्ड भी अपनी बीवी और बेटे के पास चला गया था और सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाता है। इसी के साथ मूवी भी एंड होती है।